गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में। और 12th क्लास हम लोग रिवीज़न या परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। पिछली बार हमने जो किया था परीक्षा के लिए वो फर्स्ट बुक थी। अब कुछ और बातें परीक्षा से रिलेटेड और उसके साथ ही हम इंडिया वाली बुक जो है उसके कुछ परीक्षा उपयोगी जो मुख्य प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। पिछली बार मैंने आपको परीक्षा के लिए कुछ निर्देश दिए थे। आशा करती हूँ कि आपको वो समझ आए होंगे और अपने आप को आप उसी हिसाब से तैयार करेंगे। और परीक्षा देते समय भी उन बातों का आप खास ध्यान रखेंगे। कुछ और जो थोड़ी सी डायरेक्शंस हैं वो मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगी। सबसे पहले जो क्वेश्चंस का वे था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताती हूँ आपको जो हम आंसर लिखते हैं उनकी जो लिमिटेशंस हैं उनको हम कैसे ध्यान में रखें। कई बार हम लिमिट क्रॉस कर देते हैं। अगर आपने ध्यान से पेपर देखे होंगे तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो एक अंक का क्वेश्चन है उसमें अधिकतर या तो एक लाइन लिखनी है या हमें एक पारिभाषिक शब्द देना होता है। इसी तरह से आते हैं तो वो तो 10 से 20 वर्ड से ज़्यादा होंगे ही नहीं। आपने बहुत ज़्यादा समझाना है तो उसको 30 कर देंगे, बट डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। आप जो डायरेक्शंस दी होती हैं क्वेश्चन पेपर पे उसमें लिखा होता है कि एक अंक वाले प्रश्न इतने से इतने तक हैं, उनकी लिमिट इतनी होनी चाहिए, तो उस लिमिट को देख के कीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। कम से कम शब्दों में अगर आप अपनी बात को रख पाते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 3 अंक वाले वो सब आप ध्यान रखो। 50 से 75, नॉट मोर देन 80। इतने शब्दों से ज़्यादा आपको आंसर नहीं लिखना है। अब कई बच्चों के लिए जो शायद मेरी इस बात को पहली बार सुन रहे होंगे, 11th में नहीं ध्यान दिया होगा, वो मेरी बात को ध्यान से समझें। एक लाइन में कुछ लिख के देखिए। कोई भी आंसर आप कॉपी में लिखते हैं, आप देखिए एक लाइन में आप कितने वर्ड्स लिखते हैं। उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक लाइन में अगर 5 या 6 वर्ड आते हैं तो 60 का मीन्स हुआ एक पेज में 6 लाइनें आपकी भर गई। ज़्यादातर जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है तो जो आपका शीट मिलती है आपको, जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें जो एक शीट है उसमें भी 3-4 लाइनें छोड़ दो आप, तो इतना ही आप 3 अंक वाले में लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वैसी 2 शीट भर जाती हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड, और 3 अंक में सिर्फ एक शीट भरती है। अमूमन इतना ही अंदाज़ा है, बाकी आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छा आता है, वो उसी पे ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है। 5 नंबर का उसने याद किया है, लिखना 3 नंबर का है, ज़बरदस्ती 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जो नेक्स्ट में आपको लगना चाहिए था वो आप वेस्ट कर रहे हो। तो ये ध्यान रखिए, 3 अंक वाले में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स ही आएंगे। आइदर यू विल राइट इन पॉइंट्स और यू कैन राइट इन पैराग्राफ, लेकिन आप 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। क्लियर? 5 मार्क्स वाले में 5 पॉइंट्स हैं या 5 पैराग्राफ हैं, इस तरह से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो मैं फर्स्ट वाली वीडियो में थोड़ा रह गया, तो वही बातें मैं आपको इसमें बता रही हूँ। कई बार कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है, एक अंक वाला अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट लगाएंगे? 5 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। और आप सोचो, अगर आपने एक अंक वाला क्वेश्चन सोचने में ही 5 मिनट गंवा दिए
और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपके 5 अंक चले गए। छोड़ दिया मतलब आपने अटेम्प्ट नहीं किया, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता था लेकिन सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो पिछली वाली वीडियो में भी मैंने यही बताया था, 1 अंक वाले क्वेश्चंस के लिए आप एक पेज पे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 कितना लिखना है उतना आइडिया हो जाता है। क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि इससे आप क्या समझते हैं तो 2 लाइन में आएगा, ये क्या है तो 1 ही अंक वाला है और 1 ही वर्ड लिखना है, उस हिसाब से आप स्पेस छोड़ सकते हैं। सबसे बेस्ट है अगर आप इसको लास्ट में कर दें, पूरे क्वेश्चंस को लास्ट में कर दें, वो भी ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर जब आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि कोई 5 अंक वाला क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे खुद इलेबोरेट या खुद उसको सोच के लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम पहले से ही एडजस्ट कर लीजिए। 1 अंक वाला 1 छूटता है, नो प्रॉब्लम, 1 ही नंबर छूटेगा, है ना, और वो भी आप बाद में सोचते हो आ जाता है तो वो भी कवर हो जाता है। 1 वर्ड ही तो लिखना है, 1 लाइन ही तो लिखनी है। लेकिन 5 अंक वाला क्वेश्चन अगर आप छोड़ोगे, यू विल लूज 5 मार्क्स, और ये ज़्यादा हार्मफुल है। तो ज्योग्राफी में तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है बेटा कि हम पेपर जो है अपना पूरा कंप्लीट करके आए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है मैप वर्क की। आप जैसे ही क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, आप अपने माइंड में प्लान कर लीजिए कि आपने कैसे क्वेश्चन पेपर करना है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपने पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस ट्राई करो कि वो पहले कर लो, क्योंकि उसमें लिखने में टाइम लगता है। आपने 5 रीजनिंग देनी है, 5 फैक्टर्स देने हैं ना, उसमें टाइम लगता है, तो वो पहले कर लीजिए। मैप वर्क में मैंने बहुत सारे बच्चों से जब पूछा ये बात कि मैप क्यों रह जाता है, वो बताते हैं कि मैम जब जैसे ही हम पेपर देखते हैं मैप तो आता है, लेकिन लास्ट में करने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा मैप रह जाता है। तो सबसे पहले मैप कर लो। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर खोला, आपको पता है कि ये मैप मुझे आता है, जैसे ही राइटिंग टाइम शुरू होता है सबसे पहले मैप भर लीजिए। 10 नंबर का आपका हो गया। अगर कोई नहीं भी आता तो उसको बाद में लिख सकते हैं, जो आपको आता है उसको पहले लिख लो। ये सबसे अच्छा तरीका है, कंफ्यूज भी नहीं होगे और दिमाग से भी नहीं उतरेगा आपका। क्लियर वाले क्वेश्चंस करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सेकंड, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। सेम, एक में घनत्व की परिभाषा देनी है, एक में वितरण की देनी है, फैक्टर्स लिखिए। वैसे ही आप प्रवाह आरेख बना के भी लिख सकते हैं और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। इंडिया वाली बुक में आप आसानी से उदाहरण लिख सकते हैं। इंडिया वाली बुक के उदाहरण को आप वर्ड वाली बुक में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया या भारत इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ड। लेकिन भारत वाली बुक में आप वर्ड के एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, एंड देन दे विल लूज देयर मार्क्स। तो ये ध्यान रखो कि आप वर्ड वाली बुक में वर्ड के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ड, तो उसके एग्जाम्पल वहाँ सेट हो जाएंगे। लेकिन इंडिया वाली बुक के लिए वर्ड के एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। ये जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने बहुत अच्छे से कराया था और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन पेपर आता है उसमें वहाँ लिखा होता है भारत की क्वेश्चन में या संसार की।
तो उसके हिसाब से आपको ये ध्यान में रखना है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं हैं। वर्ड की जो थी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए। इन अवस्थाओं में 2 मेन बातें लिखनी हैं। एक तो जन्म दर क्या थी, मृत्यु दर क्या थी, और फिर वृद्धि दर क्या थी और इनके क्या कारण थे। कम थी या ज़्यादा थी तो क्या कारण थे। एक मेन क्वेश्चन और आता है इसमें, वो आता है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है कि श्रम की सहभागिता दर या प्रतिभागिता दर क्या है, या भारत में स्त्री सहभागिता दर कम या किसी राज्य में ज़्यादा या किसी राज्य में कम क्यों है। फिर इसमें से मुख्य श्रमिक सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हो। भाषा में मेन आता है कि भारत में कौन सी जो परिवार दिए हैं ना आपके, आप देखो 10 पेज पे एक बॉक्स बना है, उसमें भाषाई परिवार दिए हैं। तो भारत में किस भाषाई परिवार की भाषाएं ज़्यादा बोली जाती हैं, वो है देखो, दक्षिण में द्रविड़ है और उत्तर भारत में भारतीय यूरोपीय वर्ग है जो ज़्यादातर भाषा बोली जाती है। तो फर्स्ट चैप्टर में से ये मेन क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड नहीं है। चलिए 4th चैप्टर देखते हैं। 4th चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको कराया भी था, और ये जनरल एक चैप्टर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। बस्ती से आप क्या समझते हैं, ये मेन क्वेश्चन है। बस्ती से आप क्या समझते हैं, भारत की प्रमुख बस्तियों का वर्गीकरण कीजिए। वर्गीकरण में 2 ही वर्ग आएंगे, नगरीय बस्तियां और ग्रामीण बस्तियां। उनमें अंतर स्पष्ट कर दीजिए अगर अंतर स्पष्ट पूछा है। अगर विशेषताएं पूछी हैं तो एक एक, जैसे लिखा नगरीय बस्तियां, उनकी 5 विशेषताएं बता दो, ग्रामीण बस्तियां उनकी 5 विशेषताएं बता दीजिए। और हम नगरों में रहते हैं, गांवों को हमने देखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आपको याद नहीं भी है तो भी आप नगरों में रहते हुए वहाँ की अवस्थाओं को देखते हुए लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा तो इसको छोड़ दोगे, ठीक है। थोड़ा माइंड को घुमाया करो, जितना यूज़ करोगे उतना चमकेगा, मतलब उसकी धार तेज होगी, है ना। तो माइंड को थोड़ा सोचने का अवसर दिया करो और फिर लिखा करो। ये नहीं कि ये तो आता ही नहीं है मैं छोड़ रहा हूँ। छोड़ना कुछ नहीं होता है पेपर में, अगर छोड़ोगे तो छूट ही जाएगा सब कुछ, मार्क्स छूट जाएंगे फिर आपके। इसके अलावा बस्तियों के प्रकार, है ना, 2 तरह की बस्तियां हैं, नगरीय और ग्रामीण। फिर ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली बस्तियां, ये सब हैं। लेकिन मेन अंतर आता है गुच्छित और अर्धगुच्छित बस्तियों में अंतर, और पल्ली और परिक्षिप्त बस्तियों में अंतर। तो ये आप पूरा एक क्वेश्चन ये कर सकते हो, 2 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रामीण बस्तियों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या ग्रामीण बस्तियों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं। ये 3 मार्क्स में आता है कई बार, जैसे भौतिक लक्षण, सुरक्षा संबंधी, सांस्कृतिक लक्षण। आपकी बुक में पेज नंबर 33 पे ये बहुत अच्छी तरह से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में दिया हुआ है। आप उसको पढ़िए और अपने आंसर को ठीक से बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 1 बार 2 बार आया हुआ है कि विभिन्न युगों के विकास के आधार पर भारतीय नगरियों का वर्गीकरण कीजिए। प्राचीन नगर, मध्यकालीन, और थर्ड है आधुनिक नगर। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, प्रकारों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, या भारत में प्रकारों के आधार पर प्रमुख 4 नगरों के बारे में बताइए, 5 नगरों के बारे में बताइए, या अंतर स्पष्ट करो, दे सकते हैं कि पर्यटन नगर और वाणिज्यिक नगर में क्या अंतर है। या 1 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, गैरिसन नगर, छावनी नगर से आप क्या समझते हैं। 1 नंबर वाला क्वेश्चन बन जाता है।
इसके अलावा 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, और उसी में महानगर और मेगा नगर में क्या अंतर है, मेट्रो सिटी किसे कहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जब आप बुक पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, आप इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते रहिए और छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते रहिए, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बार बार मैं बोल रही हूँ, थोरली एनसीईआरटी की बुक को रीड करना ज़रूरी है ताकि आपके नोट्स एक ही बार बन जाए। नेक्स्ट है इसमें भू संसाधन और कृषि। इसमें एक क्वेश्चन एक और बनता है कि क्या महानगर बहुप्रक्रियात्मक हो सकते हैं। मैंने बताया ना अभी कि प्रकारों के आधार पे नगर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, प्रकारों के आधार पे नगर तो हो गए, जैसे हरिद्वार एक धार्मिक नगर है, मसूरी पर्यटन नगर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या नगर बहुप्रक्रियात्मक हो सकते हैं। हाँ, आजकल अधिकतर नगर बहुप्रक्रियात्मक है। एक काम, अब पंडित हैं अगर हरिद्वार में, सारे पंडित थोड़ी बन जाएंगे। मथुरा में क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं और कोई काम नहीं करेंगे। तो अब हर नगर या सभी नगर बहुप्रक्रियात्मक ही हैं। एक ही काम से नगर का काम नहीं चलता है। क्लियर? इसको आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और जो बैक में क्वेश्चन है वो तो आपको करने ही करने हैं। नेक्स्ट है भू संसाधन और कृषि। इसमें सारे जो आपके बॉक्स में वर्गीकरण दिया है ना, जिसमें दिया है परती भूमि, गैर कृषि कार्य, कृषि कार्य, बंजर भूमि, इन सब की डेफिनेशन आपने करनी ही करनी है। और सबसे मेन क्वेश्चन, भारत में कृषि का क्या महत्व है, या आज भी भारत एक कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है, या भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीनों क्वेश्चन आंसर सेम। 3 पॉइंट्स नोट करिए। एक तो राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का योगदान बहुत अधिक है। दूसरा, भारत में भूमि बहुत उपजाऊ है, पढ़े लिखे लोग कम हैं, खेती ही उनका मुख्य धंधा है। फिर हमारे यहाँ इतने उद्योग धंधे हैं जिनको कच्चा माल ही खेती से मिलता है। क्लियर? और हमारे यहाँ या भारत में कृषि योग्य भूमि को एक एसेट के रूप में जाना जाता है। यानी वो अमीरी और गरीबी वाला हिसाब समझ के ना, कि वो भूमि का हिस्सा जो है वो उसके आधार पर निश्चित किया जाता है कि ये व्यक्ति अमीर है या गरीब है। तो भूमि बहुत महत्व रखती है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हो। तो खाने के लिए चीज़ें कहाँ से आएंगी? तो इसीलिए बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि जो है वो एक मेन व्यवसाय भी है, और उससे जो प्रोडक्शन आती है वो हमारी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, साझा संपत्ति संसाधन से आप क्या समझते हैं? और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, भारत की फसल ऋतुओं के बारे में बताओ। 3 ऋतुएं, खरीफ, रबी, जायद। कृषि के प्रकारों में मिश्रित कृषि, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि में अंतर, आर्द्र कृषि और शुष्क कृषि में अंतर। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में अंतर। ये आपको 44 पेज पे कृषि के प्रकार में मिल जाएगा। फिर चावल, गन्ना, जूट, हमने जो ये सारी फसलें की थी, चाय, कॉफ़ी, कपास, खाद्यान्न, रेशेदार फसलें और अन्य फसलों के हिसाब से कोई भी एक फसल के जलवायु संबंधी विशेषताएं पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं ये कहाँ उगाई जाती है, या मैप में आ जाता है कि चावल में अग्रणी राज्य बताइए, है ना। तो ये ऑल पर्पस है, 1 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए
और मैप के लिए ये क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की क्या रणनीति रही कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। पेज नंबर 53 पे ये क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय कृषि जो थी उसकी क्या रणनीति रही, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बताई, ये क्वेश्चन बनता है। और एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है। ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे पुराने वाले वीडियो व्यू करोगे, दोबारा रिव्यू करोगे तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो बुक पढ़िए, बुक में आपको इनके आंसर मिलेंगे। अब भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं बहुत सारी हैं, 5 बहुत हैं आपके लिए, क्योंकि 3 आएंगी तो भी कर लोगे, 5 आएंगी तो भी, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और इनके साथ इनके निवारण भी देखना शुरू करो ताकि अगर ये क्वेश्चन आए तो वो भी हम कर सकें। करंट समस्याएं भी हैं, वो भी हैं, वो सब सेम है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ तब से लेके अब तक, तो उसको आप इसमें से कर सकते हो। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, भू संसाधन और कृषि, इस पे टाइम ज़्यादा दीजिए। मैप वर्क इसमें से मैक्सिमम आता है, फर्स्ट चैप्टर में से भी मैप वर्क मैक्सिमम आता है। कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में अग्रणी है, कहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहाँ पे स्त्री पुरुष अनुपात है ना, इस तरह के क्वेश्चन मैप में आते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को, और हर एक राज्य, हर एक फसल में कौन सा राज्य अग्रणी है वो नोट्स बना लीजिए, उसके आधार पे आप आसानी से अपना मैप वर्क कर सकते हैं। तो ये काम आपका सिर्फ करने का रह गया आपका, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप थॉरली बुक पढ़िए और मैं यही आशा करूँगी कि आप सब बच्चे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मार्क्स लाने की क्या ज़रूरत है, ये नंबर तो हमारे लगेंगे नहीं, वो अपने दिमाग खोल लो, नंबर लगें या ना लगें तुम्हारा इतना सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लिखने में कितने माहिर हैं, पढ़ तो सकते हैं, लिख कितना सकते हैं। तो इसीलिए थोरली करिए, कोई इधर उधर वाली बातों में मत पड़िए कि नंबर नहीं लगने हैं, ये नहीं लगना है, वो नहीं लगना है। आपका अपना प्रैक्टिस जो है वो इसी से हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए, आई होप you will get good marks in your exams and good luck. Keep smiling. Have a nice day. Take care. Bye bye.